नमस्कार, मैं राजवीर हूं और आज हम जिस मुद्दे पर बहस करेंगे, जिस पर चर्चा करेंगे, वो मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए तो पिछले कुछ सालों से लगातार वो चाहे राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हो या प्रदेश स्तर की पार्टियां हो, इनके प्रदेश अध्यक्षों पर अगर गौर करेंगे तो ये पिछड़े समाज से हैं। यानी कि एक मैसेज साफ है कि जो आने वाला समय है, आने वाले जो समय में जो चुनाव होंगे वो पिछड़े वर्ग के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं घूमेंगे। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने ज्यादातर जिम्मेदारी अपने पिछड़े वर्ग के नेताओं को दे रखी है। समाजवादी पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पिछड़ा वर्ग से हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग से हैं, कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़े वर्ग से हैं, या और भी जो भी दल है, सुभाषपा तो पिछड़े वर्ग को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार आवाज उठा रही है। तो आखिर पिछड़े वर्ग को लेकर जो इतनी कवायद राजनीतिक रूप से की जा रही है, हम इस पर चर्चा करेंगे कि 2022 को में जो चुनाव होने हैं, यानी जो विधानसभा के आम चुनाव 2022 में होने हैं, इसमें पिछड़े वर्ग की क्या भूमिका होगी। क्योंकि पिछले दिनों आप देखिए तो उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर विधानसभा में उपचुनाव हुए। इन उपचुनाव में जो परिणाम आए, जो रिजल्ट आए, वो तो एक बात है, एक किनारे की बात है, उसको एक किनारे करते हैं। लेकिन जो जिन लोगों, जिन जातियों का झुकाव जिन दलों में था, उसके आधार पे बहुत सारी रणनीति बननी शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति उस हिसाब से बनानी शुरू कर दी है। हमारे साथ आज जो पैनल है वो बेहद महत्वपूर्ण पैनल है, उसे हम आपको इंट्रोड्यूस करा दें, उसका परिचय करा दें। हमारे साथ सूरज मंडल जी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ बीपी मंडल जिन्होंने पिछड़े वर्ग की एक सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी कहा जा सकता है, उनके पौत्र हैं। साथ ही साथ लोकेश प्रजापति हैं जो उपाध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। शशांक यादव जी हैं, एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी से वैचारिक हैं और लगातार अपनी बात तमाम मंचों के माध्यम से रखते रहते हैं। अरुण राजभर जी हैं, अरुण राजभर सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जैसा मैंने परिचय में बताया कि पिछड़े वर्ग को लेकर ही शायद इन्होंने पार्टी का अपने गठन किया था और लगातार पिछड़े वर्ग को लेकर ये लड़ाई लड़ते हैं। और तमाम जो आरोप लगे पिछले दिनों जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन से अलग हुए, तो शायद इन्होंने इस लड़ाई को ही एक मूल बनाया और कहा कि पिछड़े वर्ग की बात वो लगातार कर रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सूरज मंडल जी हैं। सर, पहला सवाल आपसे है, चूंकि पिछड़े वर्ग को लेकर आपके जो मतलब आपके परिवार में जो बीपी मंडल साहब ने काम किया है वो तो ठीक बात है, लेकिन आप भी लगातार बहुत काम कर रहे हैं। तो जो राजनीतिक धुरी है उसके केंद्र में जो पिछड़ा वर्ग इन दिनों है, जिस तरह से मैंने बताया कि तमाम जो पार्टी की जो मेन टीम है या प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो ज्यादातर जो दल हैं उन सबके प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े समाज से हैं। तो ये जो संख्या है पिछड़े दलों की, क्या ये मान लिया जाए कि जो आने वाला समय है वो सत्ता की चाबी इन्हीं पिछड़ों के हाथ से निकलेगी? जी, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह मैं बता देना चाहूंगा कि जो अभी पिछड़े वर्ग की जो जनसंख्या है उसके लिए हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं कि जो जनगणना होनी है 2021 में, उसमें जाति आधार पर जनगणना हो, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि पिछड़ा वर्ग का समाज का व्यापक रूप से कितना प्रतिनिधित्व है और उनकी जो जनसंख्या कितनी। आपको मैं बता दूं कि ये तो मंडल कमीशन का एक अंदाजा था 1931 के आखिरी जाति जनगणना के आधार पर कि पूरे भारत में जो समाज है पिछड़े वर्ग का वो लगभग 52% है। लेकिन ऐसा लोगों का मानना है कि यह प्रतिशत कहीं और है और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में यह पिछड़ों की संख्या काफी है। एक बात मैं आपको और बता देना चाहूंगा कि ये आज की बात नहीं है, 1967 से ही जब कांग्रेस पार्टी की राजनीति के विरुद्ध एक नया समीकरण पूरे देश और खासतौर से उत्तर प्रदेश बिहार में बनना शुरू हुआ था, जिस समय चौधरी चरण सिंह और बीपी मंडल जैसे लोग मुख्यमंत्री बने थे और हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह बने थे, उसी समय से जो पिछड़े वर्ग और समाज के लोग थे उन्होंने राजनीति में अपना हस्तक्षेप एक प्रभावशाली ढंग से शुरू किया और बिहार और उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम जो जाति आधारित ही था, पिछड़े वर्ग के मुख्य जो जातियां हैं यादव, कोयरी, कुर्मी समाज के लोग, इन लोगों ने मिलकर एक अपना हस्तक्षेप किया और कई राज्यों में उनकी अहम भूमिका के कारण मुख्यमंत्री जो थे उस समय वो इन्हीं समाज से बने। तो ये परिस्थिति उसी समय से है और आज इसका व्यापक रूप देखने को मिल रहा है। और आपने सही कहा कि अब जो सत्ता की कुंजी है
वो पिछड़े वर्ग से ही आएगी। एक और मैं बात बता दूं कि अभी कुछ ऐसे कानून आ रहे थे, खासतौर से क्रीमी लेयर को लेकर, जिस पर एक पूरे पिछड़े वर्ग के समाज में एक विरोध हुआ, और इस विरोध के कारण एक अस्मिता थी पिछड़े वर्ग की, क्योंकि अधिकतर अस्मिता पिछड़े वर्ग की इसलिए समाप्त हो जाती है कि वहां अपनी अपनी जातियों में लोग सिमटने लगते हैं। लेकिन जाति के जगह जब जमात की बात होती है, तो आपको मैं बताऊं कि अभी मध्य प्रदेश जैसे राज्य में एक व्यापक रूप से पिछड़ा वर्ग का जी जो आंदोलन है चल रहा है, और इस आंदोलन का असर निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2022 के चुनाव में होगा, और पिछड़े वर्ग का एक अहम भूमिका ठीक है, रहेगा। ठीक है सूरज जी हम आते हैं, और भी कई महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास हैं, लेकिन लोकेश प्रजापति जी हैं। लोकेश जी, आप उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, एक बड़ी जिम्मेदारी आपकी भी है, लेकिन जिस तरह से जो जी अन्य दल है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, जो उनके विरोध में दल है, वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि पिछड़े वर्ग का वोट तो भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है, लेकिन कहीं कोई पिछड़ा वर्ग के लिए जो कमिटमेंट था सरकार का, पिछड़े वर्ग के लिए जिस तरह से तमाम वायदे किए गए थे सरकार द्वारा, वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पिछड़ों में नाराजगी है, क्योंकि 2014 के बाद से एक ऐसा ट्रेंड बना कि लोग मान रहे थे कि 2014 के चुनाव में जो पिछड़ा वर्ग है उसके ज्यादातर पिछड़े वर्ग के लोग वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। तो क्या वो लोग अभी भी साथ में है, या फिर जिस तरह से जो विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि तमाम जो कमिटमेंट थे आपके, जो तमाम वायदे थे सरकार के, वो वायदे सरकार ने पूरे नहीं किए हैं, इसलिए जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें इस बात का गुस्सा है? लोकेश राजवीर जी, जी मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तभी से लेकर के और आज तक देश के अंदर जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा देने का काम किया, और जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नारे के तहत भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का काम किया है। और ये मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ विपक्षी दलों को। लोकेश जी, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन इसका जवाब ले लीजिए, चूंकि ये आपने ठीक समय पे बात कही। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो के तहत काम करती है, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं, ये कोई भी जो पार्टियां हैं समाज में जो बताती हैं कि नहीं जातिवाद हमको खत्म करना है, हमें पूरे समाज को एक साथ लेके चलना है, लेकिन आपकी पार्टी के द्वारा जब सरकार बनी तो अलग अलग जातिगत सम्मेलन लखनऊ में कराए गए, चाहे कोयरी समाज का हो, मौर्य समाज का हो, यादव समाज का हो। तो एक तो ये बात हो गई कि कहते आप कुछ और हैं, करते आप कुछ और हैं, और वही बात आप यहां भी कह रहे हैं कि पार्टी का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि जाति तोड़ो। कहां तोड़ रहे हैं आप जाति भाई? जी 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 राजवीर जी, अब आप पूरी करिए। राजवीर जी, भारत का संविधान कहता है, भारत के संविधान के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य करती है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, इस आधार पर हमारी पार्टी सम्मेलन भी करती है, उसके आधार पर पार्टी संगठन भी बनाने का काम करती है। और जहां तक विपक्षी पार्टी के लोगों का कहना है, अभी माननीय मंडल जी ने भी अपनी बात रखने का काम किया, तो इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कार्य पिछड़े वर्ग के हित में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने करने का काम अगस्त 2018 में किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में बन तो गया था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा देने का काम, संवैधानिक ताकत देने का काम नहीं किया था। और देश में ये सबसे बड़ा कार्य है पिछड़ों के हित में, कि पिछड़ों के हितों की रक्षा कैसे हो। जो पिछड़ों का हरासमेंट हो रहा है, पिछड़ों के रिजर्वेशन को लेकर के रिक्रूटमेंट में हो, चाहे शैक्षिक के आधार पर हो, उसकी सुनवाई कैसे हो, उसको फॉलो कैसे देश में कराया जाए। अभी सर रिजर्वेशन पे भी आते हैं, भारत की सरकार पे भी आते हैं। लोकेश जी, लोकेश जी, पिछड़े वर्ग को लेकर हमारे साथ सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर हैं, और ये लगातार आरोप लगाते रहे सरकार पे कि पिछड़ा वर्ग की कोई बात नहीं सुनी जाती। शशांक जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन मुझे चाहता हूं कि अरुण इसका जवाब आप दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिस तरह से उपाध्यक्ष है जो पिछड़ा वर्ग आयोग के, जो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हम भारतीय झूठ पार्टी कहते हैं, और ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सच्चाई है, जैसा कि अभी बीपी मंडल साहब के पौत्र साहब ने कहा है कि 1931 में जनगणना पहले हुई थी, और आज 2020 आ गई है, और 2021 जनगणना की बात हो रही है।
1953 में काका कालेलकर आयोग बना था जी। आयोग बनी, 55 में रिपोर्ट आई, कांग्रेस पार्टी ने रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद तमाम रिपोर्टें, डॉक्टर छेदीलाल साथी की रिपोर्ट आई, फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, और आज जो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के जो अध्यक्ष इंद्राणी कुलकर्णी जो दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने कहा था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछड़ों को हम हिस्सेदारी देंगे, पिछड़ों को सम्मान देंगे, तो एक कमेटी बनाई थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जी। उसके उपाध्यक्ष माननीय प्रजापति जी बैठे हुए हैं। 3 महीने में रिपोर्ट आनी थी 2017 में, जब 14 में सरकार बनी, 17 में सरकार बनानी थी उत्तर प्रदेश में, तो कहा कि हमारी सरकार बना दो, हम 3 महीने में रिपोर्ट दे देंगे, जिसमें जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनकी भागीदारी राजनीति में नहीं हो पा रही है, सामाजिक स्तर पर नहीं हो पा रही, धार्मिक स्तर पर नहीं हो पा रही, आर्थिक स्थिति में नहीं मजबूत नहीं हो पा रही, उनको हम भागीदारी देंगे हर क्षेत्र में। लेकिन आज 2017 से 2020 आ गया, आयोग का गठन हो गया, और आज भी वो आयोग ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। जैसे 1931 का जनगणना ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, 2021 की जनगणना हो रही है, गाय की गिनती हो गई, भैंस की गिनती हो गई, बकरी की गिनती हो गई, लेकिन अभी भी पिछड़ों की संख्या कितनी है इसकी गिनती नहीं हो पा रही है। 2021 के जनगणना में ऐसा कोई जिक्र नहीं आ रहा। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं माननीय प्रजापति जी से, जब इंद्राणी कुलकर्णी साहब ने ये कहा कि 3 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनकी थाने, तहसील, ब्लॉक, कचहरी, मुख्यालय, कमिश्नरी, चाहे वो जो 4 भागों में बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है संविधान में, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी और समान, इनमें सबको बराबरी का अधिकार, तो फिर पिछड़े वर्ग को जो 27% आरक्षण मिला है, आज उसकी 22 ऐसी सिफारिशें हैं जो लागू क्यों नहीं हो पाई। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग क्या कर रहा है, आपने 3.5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चला लिया, 6 साल दिल्ली में सरकार चला लिया, आज 3 सिफारिशें, राजवीर जी इस बात को समझ, 3 सिफारिशें, इसका जवाब 27% आरक्षण लागू हो पाई, अभी भी 27%। शशांक जी हम आपके पास आए, किया गया, ठीक है अरुण, ठीक है, अब दूसरे की बात भी आए, 27% भी पूरी नहीं हो इसका पाई। जवाब मुझे लगता है पिछड़े वर्ग के लोग सिर्फ समाज के नाम पर वोट की राजनीति करते हैं, समाज को भागीदारी दिलाने की बात अरुण मुझे लगता है कि ठीक है, इसका जवाब शशांक जी आपके पास आए, इससे पहले इसका जवाब हम ले लें लोकेश जी से। लोकेश जी, ये सच में एक बड़ा आरोप है, और शायद यही सब तमाम वजह थी जिसको लेकर आप जब सत्ता में थे अरुण तब भी आरोप लगाते रहते थे। तो जो तमाम सिफारिशें हैं लागू करवाने के लिए, एक तरह से आप देखिए तो लोकेश जी सच बात है कि जिम्मेदारी आप लोगों की ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप अगर आयोग में हैं, उपाध्यक्ष हैं, बड़े पद पर हैं, तो और भी जो तमाम जो कमिटमेंट थे सरकार के। जी ठीक है, आप इसका जवाब संक्षिप्त दीजिए, फिर हम शशांक जी के पास जाएंगे सर। लोकेश जी जी शायद उस कैटेगरी करने के लिए रोहिणी आयोग का एक गठन किया है, और रोहिणी आयोग अपना कार्य कर रही है। देश के अन्य प्रदेशों से भी रिपोर्टें लाई जा रही है कि किन किन प्रदेशों में किस किस हालात में कौन कौन जाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग रह रहे हैं, किनको ए कैटेगरी में लाना है, किनको बी कैटेगरी में लाना है, किनको सी कैटेगरी में लाना है। उसके तहत रोहिणी आयोग का गठन भारत सरकार ने किया है, और रोहिणी आयोग बहुत जल्द ही अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को अपनी सौंपने जा रही है। ठीक है, इस आयोग की रिपोर्ट आएगी, सिफारिशें आएंगी। अच्छा अरुण, अभी नहीं, लोकेश जी, लोकेश जी, मैं एक बात थोड़ा सा अरुण जी को बताना चाहता हूँ, शायद अरुण जी को ये जानकारी नहीं है कि भारत सरकार ने अभी अगर पिछड़ों के इसकी बात ना करते तो अभी रोहिणी आयोग का 6 महीने का कार्यकाल भारत सरकार ने ही बढ़ाने का काम किया है, कि वो चिंता कर रही है पिछड़ों की। और मैं ये कह रहा हूँ कि इतना नहीं, अगर भारत काम हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर पिछड़ों की चिंता नहीं रहती तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाने का काम ही नहीं करती। आप आयोग के चेयरमैन बन जाइए, आप आयोग के उपाध्यक्ष बन जाइए, लेकिन आयोग का चलिए ठीक है अरुण, ठीक है शशांक जी, ठीक है अरुण, बनाई गई है 49.5% का, आज 60% हो गया, और आप 40 में आगे मिल गए, और पिछड़े तरीके आपने किनारे लगा दिया, बोलने की हिम्मत नहीं जुट पा रही है। आप तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनाया, माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में गठन हो गया, पूरा रिपोर्ट आ गई, 22 साल से वो रिपोर्ट रद्दी के टोकरी में पड़ी है। जैसे केंद्र में इंद्राणी कुलकर्णी की रिपोर्ट पड़ी है, वैसे यहाँ वहां भी आपके रिपोर्ट पड़ी हुई है, वहां भी आपके भाई लोग ही बैठे हैं अरुण, वहां पिछड़े को न्याय दे दिया अब तक। वहां पे भी आपके भाई जैसे लोग ही बैठे हैं। अनिल राजभर लगातार आश्वासन देते रहते हैं कि भाई करवा देंगे, मुख्यमंत्री जी की यहाँ फाइल रखी है,
वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम लोकेश जी आते हैं आपके पास। शशांक जी, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या और भी जो तमाम दल हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ठीक है ये दलितों और पिछड़ों की ही पार्टियां हैं। ये एक तरह से ये सोच है लोगों की, अगर पार्टी की बात होती है तो इस तरह की बात करते हैं। आप जब सत्ता में थे तो आप ही मुझे बता दीजिए कि कौन से ऐसे आपने बड़े काम किए पिछड़े समाज के लिए, और आखिर क्या वजह रही, अगर आपने कुछ काम किया तो क्या वजह रही कि जो पिछड़ा वर्ग का वोटर है वो आपकी तरफ ना आके, बहुजन समाज पार्टी की तरफ ना जाके या कांग्रेस की तरफ ना जाके भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कहने का मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के लिए कर रही है, तभी तो जा रहा है पिछड़ा वर्ग उसके साथ। राजीव जी, इस पर मैं यही कहूंगा कि पहले तो काम एक बता दूं, खाली एक ही सैंपल काम बता दूं मैं कि हमने शुल्क प्रतिपूर्ति शुरू करी थी कि जो बच्चे, एक ही बात कह रहा हूं कि जो बच्चे किसी भी इंजीनियरिंग में या मेडिकल में या ग्रेजुएशन लेवल पे है तो उनकी ट्यूशन फीस को सरकार 1 लाख रुपए तक की जिनकी वार्षिक आमदनी उनको हम देंगे। वो बजट घट के आज बड़ा ही न्यूनतम हो गया है। अभी मैंने जब एक सवाल किया था तो 12 लाख बच्चों में से केवल 5 लाख बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति हो पाई, 7 लाख बच्चे रह गए जी। दूसरी चीज, अभी लोकेश जी बैठे हुए हैं, इस वर्ष का तो आंकड़ा नहीं है, पिछले वर्ष का आंकड़ा है कि समाज कल्याण अधिकारिता मंत्रालय में लगभग बजट 9,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें पिछड़े वर्ग के लिए केवल 17,000 करोड़ रुपए थे, 1,700 करोड़ रुपए। तो ये चीजें लगातार दिखा रही है। उसके बाद फिर जो 2011 से 2016 के मध्य में जाति जनगणना हो चुकी है, लेकिन आज तक उसको क्यों नहीं जाहिर किया जा रहा है, इसका कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब अभी तक केंद्र की तरफ से नहीं आया। पीछे अभी रोस्टर का मैटर आया था, विश्वविद्यालयों में जो भर्ती करने वाला मैटर था, उस पर एक लंबी लड़ाई चली, तब बाद में एक जब पूरे प्रदेश का दबाव बना तब उन्होंने रोस्टर में बदलाव लाए। आज पिछले वर्ग के आरक्षण की स्थिति ये कर दी है कि आरक्षण सीलिंग में बदल गया है कि अगर आपने एज ए बैकवर्ड एक बार अप्लाई कर दिया तो जनरल में आपको जल्दी काउंट करेंगे ही नहीं, आप उसी 27% में आरक्षित होकर रह जाएंगे। जो इधर की जो जितनी भी मेरिट की लिस्ट आ रही है उनमें यही चीज है। तो मैं तो एक लोकेश जी से ये अनुरोध करूंगा, अगर आप पिछड़ा वर्ग में है तो कम से कम आरक्षण किस रूप में लागू होगा, एक मॉडल नियम आप सारे राज्यों के लिए लागू करके दें। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में ये कानूनी बाधा नहीं थी कि अगर आपने एक बार लाभ ले लिया तो आपको, मतलब आपने उम्र में या फीस में लाभ ले लिया तो आगे आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये बंदिश उत्तर प्रदेश के कानून में नहीं थी, कुछ राज्यों में थी। तो ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बैठा हुआ है, कम से कम एक मॉडल कानून बनाए कि पिछड़े वर्ग को अधिक से अधिक किस रूप में आरक्षण का लाभ मिल सकता है, उसका ये करें। और जल्दी से तो आरक्षण बात लंबी होती जा रही है। आपने एक सवाल किया कि पिछड़े वर्ग के लोग क्यों, मूल सवाल यही है, सपा और बसपा से छोड़ के क्यों हाँ बीजेपी की तरफ उनका झुकाव क्यों हो रहा है? तो मेरा तो अपना ये मानना है कि स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि पिछड़ी जातियां खेती किसानी और जो अपने धर्म के प्रति जो उनका एक आस्था होती है उसको एक धार दी इन्होंने अपने प्रचार के माध्यम से, और हम सामाजिक मुद्दों को उठाने में या हम उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पहुंचाने में अभी लगता है हमें और मेहनत करने की जरूरत है। नहीं, आप लोग फेल हो गए एक तरह से ना सर। जैसा नहीं, आप लोग फेल नहीं, ठीक है। अरुण आते हैं आपके पास, सूरज मंडल जी हैं। सूरज जी, मैं एक बड़ा स्पष्ट सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर कि चूंकि आप ओबीसी को लेके तमाम आपके पास रिसर्च है, तमाम आप काम करते रहते हैं, खुद भी प्रोफेसर हैं, तो आखिर आज स्थिति यह है कि जो तमाम ओबीसी की तमाम जो जातियां हैं जिनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, जिस तरह से शशांक जी ने बताया अभी कि वो लोग उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं कर पाए या ओबीसी की अन्य जातियों के लिए काम नहीं कर पाए, तो एक तरह से मेरी नजर में तो फेल हो गए वो। नहीं, सवाल ये है सूरज जी कि क्या जी सूरज जी, सवाल ये है मेरा कि भारतीय जनता पार्टी अगर बेहतर काम कर रही है तो ये ओबीसी भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों ना जाए? आखिर फिर सब तमाम जो दल हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, तमाम जो दल हैं जो कहते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी तो सवर्णों की पार्टी है, वहां ओबीसी के लिए जगह नहीं है, ओबीसी की वहां पूंछ नहीं है, लेकिन अगर ये स्थिति आज बदली है तो आखिर क्यों ना जाए? और दूसरा सवाल यह है कि वर्तमान के राजनीतिक परिदृश्य में क्या आपको लगता है कि सबसे बेहतर पार्टी ओबीसी के लिए कौन सी है, जो उसको सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक हित हैं उसके, जो वो सही से काम कर सके ओबीसी के लिए, ओबीसी समाज के लिए? सूरज जी, मैं आपके आखिरी प्रश्न का जवाब सबसे पहले देना चाहूंगा
एक परिस्थिति बनी हुई है कि तमाम पार्टियां जो अपने आप को सामाजिक न्याय की पार्टी कहती है, जो आरक्षण के समर्थन में अपनी बात कहती है, वे सब आज एक तरह से ओबीसी के मुद्दों को लेकर बिल्कुल पीछे हट रहे हैं और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल रहा है। लोग जो है ऐसे मूर्तियां लगाने के लिए होड़ मचाए हुए हैं, न कि उन लोग जो 13 पॉइंट रोस्टर की अभी बात की थी, उस आंदोलन में हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर्स हम लोग आगे थे और क्या दिक्कतें आई थी वो मैं कभी शशांक जी से मुलाकात होगी तो मैं और बताऊंगा। लेकिन एक अहम बात इसमें यह है कि अभी जो परिस्थिति अरुण जी ने बताई कि जो अति पिछड़ा जो है उसको आप क्यों नहीं चिन्हित करके उनके लिए बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो आरक्षण और रोजगार सभी लगभग समाप्ति पर है, सरकारी रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं, तो आप किस आरक्षण की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि बिना जनसंख्या जाने, बिना यह जाने कि किस समाज के लोग को कितना मिला है अब तक, ये बहुत ही आसानी से कह दिया जाता है कि आरक्षण में ये खा गया, वो खा गया, ये समाज के लोग सारे खा गए। लेकिन क्या उसकी गणना या कोई उसका ऑथेंटिक डेटा ना भारत सरकार के पास उपलब्ध है, न रोहिणी आयोग के पास उपलब्ध है। रोहिणी आयोग को बार बार इसलिए एक्सटेंशन मिल रहा है क्योंकि उनके पास किया जाता है कि एक तरह से बचाव हो जाता है उससे। जी नहीं, उनके पास कोई डेटा ही नहीं है। आप कैसे मान लेंगे कि जब आरक्षण पूरे के पूरे पिछड़े वर्ग को क्लास 1 में उनके 4% से ऊपर नहीं हो पाए हैं, क्लास 2 में 7% से ऊपर नहीं, और क्लास 3 में 12% से ऊपर नहीं, जबकि 27% अब तक हो जाना चाहिए था। 27 साल हो गए मंडल कमीशन को लागू किए हुए, लेकिन उसके जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं अभी यह बताते हैं, और हम यह देखते हैं विश्वविद्यालय में एक भी प्रोफेसर पिछड़े वर्ग से नहीं है। वहां अति पिछड़ा को हम कहते हैं कि पहले ही बना दीजिए प्रोफेसर, लेकिन जब पिछड़े वर्ग का ही नहीं कोई है तो अति पिछड़ा को कौन वहां पूछ रहा है। इसलिए ये पूरे के पूरे संघर्ष को पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से जहां एक और राजवीर जी में सूरज जी एक सवाल ये उठता है, ठीक है आज ओबीसी को आप बता रहे हैं कि ठीक है अगर ओबीसी समाज का, ओबीसी वर्ग का कोई प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ढूंढने से नहीं मिल रहा है, तो क्या इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है क्या? इसके पहले मैं आपसे सवाल कर रहा हूं नहीं दे रहा लेकर कि नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी मैं ये कह रहा हूं कि इसके पहले जो सरकारें थी, मैं फिर कह रहा हूं सर, इसके पहले जो सरकारें थी, चाहे वो आप ठीक है आप स्टेट लेवल की बात कर लीजिए, सपा की बात करिए, बसपा की बात करिए, कांग्रेस की बात करिए, तो आखिर आज जो ये स्थिति आई है इसके जिम्मेदार तो ये लोग हैं ना। नहीं, मैं चूंकि क्या केवल बीजेपी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और मेरे पास अधिक आंकड़े उपलब्ध हैं जो केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, यह मैं आपको बता दूं कि भारत के किसी तमाम विश्वविद्यालयों को मिलाकर एक भी प्रोफेसर जो संसद में जवाब दिया गया है उसमें पिछड़े वर्ग से नहीं है। ये सिर्फ जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी की नहीं बात है। और प्रजापति जी माननीय उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, इनको रोज केस आता है दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरह से आरक्षण को निरस्त करने के लिए या उसको ओवरस्टेप करने के लिए इनके पास रोज मामले आते हैं। मैं अभी भी एडमिशंस हो रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और उस एडमिशंस में कितनी दिक्कतें आ रही है, ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए इसका नहीं तो सर इसका जवाब मैं लोकेश जी से लेता हूं कि अगर देश की आधी आबादी जी अच्छा ठीक है सर बोल आप कहिए। एक लाइन केवल बोल देता हूं कि ये मैं मानता हूं कि सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा कि जो पार्टियां हम प्रदेश में जो बसपा सपा वगैरह जो पार्टियां हैं, ये कितने बार सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर आगे चले। इनके जो बड़े नेता हैं उनको सामाजिक न्याय मुद्दे से परहेज है। उनको लगता है कि जो उनको दूसरे समाज के वोट मिलेंगे वो कहीं नहीं मिले तो क्या होगा। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल रहा है। हालांकि हम मानते हैं कि कई उसके जो कदम है वो सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं है। बावजूद इसके अन्य पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा तबका उनके समर्थन में उतर रहा है और इसके कारण जो दूसरी पार्टियां हैं इसलिए है कि वो काम कर रहे हैं उसके लिए। ठीक बात है सर, ठीक बात है। लोकेश जी ये बताइए कि ये सुनकर आपको कैसा लग रहा है? डाटा आपके पास पहले भी रहा होगा कि जिस
आबादी की हम लगभग ये मानते हैं ना कि 50% आबादी तो ठीक है, एक ऐसा आंकड़ा नहीं, लेकिन लगभग में 50% आबादी तो पिछड़े वर्ग की है ही देश में। और अगर ये स्थिति ये है कि पिछड़े वर्ग का एक भी प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? यानी इतनी बड़ी जनसंख्या जिसकी पूरे समाज में, पूरे देश में है, उसका एक भी प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में ना होना, इसका मतलब यह है कि क्या जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके अंदर क्षमता नहीं है, टैलेंट नहीं है, वो पढ़ते लिखते नहीं है? इसका क्या मतलब निकाला जाए? या फिर आरक्षण या सब तमाम जो कमियां आ रही हैं, ये सबके शिकार ये लोग हो जाते हैं? लोकेश जी, क्योंकि सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप आयोग में हैं। जी राजवीर जी, बीपी मंडल जी ने जो अपनी बात को रखने का काम किया, उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में अभी प्रोफेसर ओबीसी समाज के नहीं है, लेकिन इसकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने समीक्षा अधिक नहीं, उन्होंने कहा एक भी नहीं है उनके पास। तो ठीक है, डाटा होगा, मेरे पास तो भाई डाटा नहीं है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और ये अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने समीक्षा की है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति पर अभी शशांक जी ने एक बात रखी थी रोस्टर का। ये सबसे बड़ी दिक्कत हमको आई रोस्टर प्रणाली में। अब से पहले क्या था कि रोस्टर प्रणाली में जो विश्वविद्यालय में जो आरक्षण रिजर्वेशन था, वो 13% रिजर्वेशन रोस्टर प्रणाली लागू थी, और 13% में उन्होंने क्या किया कि जो यूनिट था, यूनिट उन्होंने डिपार्टमेंट को बना रखा था। अब डिपार्टमेंट में कितने प्रोफेसर रिटायर होंगे, एक या दो, और 13% रोस्टर लागू था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भारत सरकार को लिखा संस्तुति भेजी, जब कैबिनेट नोट भारत सरकार का आया इस मामले को लेकर के, रोस्टर पे लेकर के, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने लिखा और उसको भारत सरकार ने मान करके दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर रिजर्वेशन ऑर्डिनेंस 2019 एक बिल लेकर के भारत सरकार लेकर के आई, और भारत सरकार ने उस बिल में, उस विधेयक में, अच्छा चलिए, 200% रोस्टर लागू किया, और डिपार्टमेंट को यूनिट डिपार्टमेंट को यूनिट ना मान करके कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को जो है यूनिट माना। माने और प्रजापति यूनिट मानने के बाद आप खाली डेटा, खाली जो लिखित आपको मिल गया है, आप उसी को ठीक पढ़ है। रहे अच्छा हैं। लोकेश जी, आप सुन भी लीजिए, चूंकि समय कम है, इसलिए थोड़ा और सुन एक लीजिए। बड़ा तबका अति पिछड़े वर्ग का उत्तर प्रदेश में पूरे देश में उपेक्षित हो रहा है आजादी के 74 साल। अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम नहीं करती है, नीचे उपाध्यक्ष बने हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार भी प्रजापति समाज उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में एक भी डीएम बनाने के लिए 27% में आपने कोई भी बात नहीं रखी है। आज एक बहुत बड़ा तबका जो 38 से 49% वोट, जो आज सदियों से उपेक्षित हो रहा है, चाहे राजभर हो, चाहे चौहान हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे पाल हो, चाहे लोहार हो, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे हरकुवंशी हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन जातियों में एक बड़ी संख्या है। नहीं, वो तो कह रहे अरुण, उनका कहना है कि अति पिछड़ा एक जैसा शब्द ही संविधान में नहीं है, तो आप लोग जो है संविधान से बाहर की बात करते हैं। देश के 9 राज्यों में इनको पता नहीं होगा, जानकारी रख लीजिए, देश के 9 राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से पिछड़ों को हिस्सेदारी दिया गया। अभी मध्य प्रदेश पर जिक्र हो रहा है, वहां की सरकार ने, जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्होंने समीक्षा कराया, 27% में जो जातियां अब तक हिस्सेदारी नहीं पाई, उनको हिस्सेदारी देने की बात किया था। सवाल नंबर 2, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या की पिछड़ों की है। 74 साल में आप प्रजापति समाज के नेता हैं, आप हमको बता दीजिए, एक भी प्रजापति को आपने या दरोगा बनाने का प्रयास किया हो, यशो बनाने का प्रयास किया हो, सुलो बनाने का प्रयास किया हो, बनाने का प्रयास किया हो, वीडियो बनाने का प्रयास किया हो, तो आप यहाँ बैठ करके झूठ बोलने का प्रयास तो ना करिए। आज बहुत बड़ा तबका उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा या अति दलित है, जो सदियों से उपेक्षित होता आया है। माननीय बोल रहे थे, अब तो अभी में घुसे थे, तब तो कोई बोली नहीं आ रही थी। आज अति पिछड़ा समाज आज उपेक्षित है, उसको रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। तब तो आप कह रहे थे कि भाजपा सरकार बहुत बढ़िया है, जब उन्होंने साथ छोड़ दिया, सदन में बोलने की हिम्मत नहीं जुट रही है आपकी। मलाई तो आप खा रहे हो कुर्सी में बैठ करके, लेकिन पिछड़े समाज में आप उसको अति पिछड़े को आप हिस्सेदारी देने की बात तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरुण ठीक है, शशांक जी, अभी आपने एक बड़ा सवाल उठाया आरक्षण को लेकर, क्योंकि पिछड़ा वर्ग को लेकर जिस तरह से आपने बताया कि
जो कैटेगराइज किया गया है रिजर्वेशन को इस समय, उससे जो है एक बड़ा नुकसान पिछड़े वर्ग को हो रहा है। लेकिन जिस तरह से आप देखिए, लोकेश जी बता रहे हैं सीधे सीधे, चूंकि आयोग के पदाधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं होने देते और न होने देंगे। जो संविधान सम्मत है वो उसको करवाएंगे, यानी ये सरकार उसको जरूर करवाएगी। तो संविधान सम्मत चीजों का पूरा पालन हो रहा है ना। जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन में हो या नौकरियों में हो या जहां भी आरक्षण की व्यवस्था है। शशांक जी, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जो मेरा मूल रूप से मैं फिर उसी बात पे आऊंगा जो आपने एक सवाल किया था कि पिछड़ा वर्ग क्यों भाग रहा है। ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं बिल्कुल, कि पूरे दुनिया में इस समय जो दक्षिणपंथी राजनीति है वहां पर राष्ट्रवाद और धर्म के एक इतना जबरदस्त एक ये मिक्सचर आया है कि मौजूद सवाल उठ ही नहीं पा रहे किसी भी रूप में, और भावनात्मक राजनीति को धरातल के मुद्दों से ऊपर उठा दिया गया है। और इसमें आप बुरा मत माने तो बहुत बड़ा रोल हमारा मीडिया का भी है, प्रचार तंत्र का भी है, और पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले दलों के पास उतने संसाधन नहीं है कि जो इस प्रचार माध्यम को कर सके टुकड़ा। वरना क्या कारण है कि आरक्षण की समाप्ति की मांग करने वाले लोगों को फॉलो करते बीजेपी के नेतागण? क्या कारण है कि भाजपा के ही लोग कहते हैं, बड़े बड़े आप कहते हैं कि साहब जो है आरक्षण हम इसका ये स्वरूप कर देंगे कि आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब बातों से मुझे ये लगता है कि सर एक चीज ये बताइए भाई, राजनीति आप लोग कर रहे हैं, राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, राजनीति अन्य दल भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी जात बिरादरी के लोग किसी के पाले में जा रहे हैं तो ये उनकी उपयोगिता है, उन्होंने अपने आप को साबित किया है, वो कह रहे हैं कि वो उनसे बेहतर है। चलिए अच्छा, आप ये चर्चा के लिए चूंकि समय कम है शशांक जी, इसलिए असल में सपा और बसपा के चर्चा जो को पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग की राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय से भटक करके अरुण ठीक है, परशुराम की राजनीति अरुण में समय चल कम पड़े है, हैं। इसलिए शशांक जी आपका बड़ी बहुत जातियां धन्यवाद, अरुण राजभर जी आपका कब्जा धन्यवाद, करने में बीपी उनको मंडल सफल हो रही। के पौत्र साहब सूरज मंडल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लोकेश प्रजापति जी आपका भी बहुत धन्यवाद। चूंकि ये चर्चा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण थी कि 2022 को लेकर जो उत्तर प्रदेश में जो ताना बाना बुना जा रहा है, भले ही तमाम राजनीतिक दल इस बात को कहते हैं कि वो जातिगत समीकरण पे भरोसा नहीं करते, जाति के आधार पे टिकट नहीं देते, लेकिन ये सब बातें कितनी आधी अधूरी हैं, कितनी बेकार की बातें हैं, ये आप इससे समझ सकते हैं कि बिना जाति के, बिना वर्ग के उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीति, कोई भी दल बिना इसके राजनीति नहीं कर रहा है। ये सब हम सबके सामने है। कहने की बातें कुछ और हैं और करने की बातें कुछ और हैं। नमस्कार।